जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब। आप फॉर्मर रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं, फॉर्मर GOC 15 कोर कश्मीर हैं, और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं। और आप जारी बात है, एज ए रिटायर्ड जनरल हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कमर, नाइस टू बी विद यू। थैंक यू अपने यहाँ शो पे इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। जल साहब, आपने जारी बात है, यू हैव बीन द कमांडर, GOC रहे हैं 15 कोर कश्मीर के, एंड यू नो द डायनामिक्स। वैसे भी इंडियन जनरल्स हों या पाकिस्तानी जनरल्स हों, पाकिस्तान और इंडिया का तो जानते हैं, बेशक सर्व किधर भी किया हो उन्होंने। सर, 2-3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब आपके जो हैं भारत के, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया, और उसकी थोड़ी सी लेकर के एक चर्चा हो रही है भारत पाकिस्तान, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देख रहा है, जिसमें बेसिकली एक गार्डियन की स्टोरी थी, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं, वो थर्ड कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। तो उस हवाले से जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया राजनाथ सिंह साहब से, तो उन्होंने कहा कि जहां भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे, घुस के मारेंगे। और ये इन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से भी कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं। ये पाकिस्तान, ये जल साहब ये कह रहा है, पाकिस्तान ने जो इसको लिया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दी है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि बेसिकली इंडिया, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो 20 बंदे पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब मान रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? आपको लगता है सर ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, और इससे मामलात डिस्टेबलाइज भी हो सकते हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, सबसे पहले तो पहले इस आर्टिकल को ही ले लेते हैं। गार्जियन का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल इज टुडे, इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। अब वेस्टर्न मीडिया जो है, पिछले कुछ इन द रीसेंट पास्ट, कुछ वक्त से इंडिया को, मैं देखता हूं कि हमारी रीडिंग ये है कि थोड़ा सा पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, ये जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में जो स्टेटमेंट्स उनके लीडरान से आई, फिर यूएस से भी एक आध स्टेटमेंट आई, यूके से। सो essentially the article is trying to discredit the इंडियन इन्वॉल्वमेंट, कि भाई ये जितने भी यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, जो चाहे वो आपस में फैक्शन फाइटिंग की वजह से हो या कोई और वजह वजह हो उनकी, लेकिन ये ब्लेम इंडिया को किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी इंडिया को एस्क्राइब की जा रही है इन चीजों के लिए। अब हम आते हैं इस इंटरव्यू पे। तो जाहिर सी बात है, जब एक ऐसा इंटरव्यू होगा तो पाकिस्तान में तो जोर मिलेगा उसको, बिकॉज पाकिस्तान हैज विल से कि अच्छा ऐसे हो गया, ये तो एक और, चाहे चाहे उसमें सबकी मिली भगत हो सकती है, लेकिन आर्टिकल हैज कम आउट इन गार्जियन। सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दी, उसकी चर्चा कोई नहीं करता, अभी आपने भी नहीं की। मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट उसको रिबट किया, स्टेटमेंट दी कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसे इसकी एग्रेंडाइजमेंट ना करें, हम इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने कोई ऐसे टारगेटेड किलिंग्स नहीं की, ये हमारी अप्रोच नहीं है। रहा डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, यस, जब CNN न्यूज 18 डिफेंस मिनिस्टर के पास गई, बाय द वे CNN न्यूज 18 मुझे भी अप्रोच किया, मैंने भी CNN न्यूज 18 पे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद बोला है, और मैंने मैंने इसको देखा था सर, देखा मैंने था। ट्वीट भी किया था। तो मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, अगर आपने देखा है डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि अब ये इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा, और अब अगर कोई हमारे को नुकसान पहुंचाएगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। सो द एंटायर थिंग वाज घर में घुस के मारेंगे, वाज द ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस। लेकिन आप देखें, वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके नीचे आर्मी नेवी एयरफोर्स है, और देखें तो ये स्टेटमेंट हम
2016 में मैं ही कोर कमांडर था जब उड़ी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद जिसको आजकल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, जो जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक किया, उसका अगले दिन बकायदा हमारे डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला स्टेटमेंट ये भी था कि मैं अपने पाकिस्तान काउंटर पार्ट से, पाकिस्तान के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से उन्होंने फोन पे बातचीत की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले, और उनको भी कहा कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक हुए हैं ये हमने किए हैं, और ये हमने उड़ी कैंप में जो अटैक हुआ उसके एवज में किए हैं। मैं ये इसको डेलिबरेटली दोहरा रहा हूं, सबको मालूम है ऐसा हुआ था। वो इसलिए कि आ, हमारे हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने उसकी ओनरशिप ली कि ये हमने किया है। सिमिलरली 2.5 साल बाद जब एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक पुलवामा में हुआ, हमने 40 जानें खोई। उसके बाद एक प्रिसीजन एयर अटैक किया गया जब्बा टॉप पे, जो बालाकोट के पास है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे। उसके बाद भी ओनरशिप ली गई, अनाउंसमेंट की गई हमने किया है। उसके बाद अगले दिन रिटेलिएटरी अटैक हुआ, फिर एक और किस्सा शुरू हो गया, उसकी बात नहीं करते हम। सिर्फ ये है कि जो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओनरशिप ली गई। तो जो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है वो ये है कि हम घर में घुस के, यानी कि हम एलओसी के पार जाके भी अटैक करेंगे अगर हमारे को कोई आंख दिखाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, या अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो स्टेटमेंट ये है। अब उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये लेना कि ये तो टारगेटेड किलिंग्स हैं, उसके लिए ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है और ये हम नहीं करते। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपकी मैं बात समझ गया कि ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये वो नहीं है जो जिसको मीडिया कह रहा है। ये जो 20 लोगों की गार्डियन स्टोरी बात कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यस। वो उस पर बात कर रहे हैं 2016 और 19 जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन लेकिन जल साहब एक बात है इसमें थोड़ा सा, अगर आप पाकिस्तान का वर्जन भी लें जो पाकिस्तान के मीडिया में आता है, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मैं कोट करने लगा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने रिबर्टल टाइप दिया है, इसको क्या कह लें आप, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जब 2019 में उन्होंने बालाकोट में किया तो हमने भी घर में घुस के मारा और हमने आपके मतलब आके हमला किया था। सो लेकिन पाकिस्तान उस तरह उसको एक हाइपर नेशनलिस्ट टोन में नहीं एक्सप्लेन करता कि जी हम घर में घुस के मारेंगे। सो घर में घुस के तो पाकिस्तान ने भी मारा। तो आप अगर बार बार कहेंगे उसको कि, तो इसकी जो क्या सिग्निफिकेंस रह गई? घर में घुस के मारे एंड देन फिर आपको घर में घुस के मारा जाए, तो या तो हो कि अगला बंदा कैपेसिटी ना रखता हो तो आप उसको बात बार बार कर सकते हैं। तो सर इससे ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की कि भाई हमने भी तो घर में घुस के मारा था, सो लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इलेक्शंस की वजह से राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। गो के मुझे इस चीज़ का पता है कि इलेक्शन से पहले भी वो स्टेटमेंट्स देते रहे, ये पहली दफ़ा उन्होंने दी। बल्कि उन्होंने कहा हम कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स अमित शाह साहब की और राजनाथ सिंह। लेकिन ये जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हमने भी तो घर में घुस के मारा, एंड देन ये एक यहाँ तो हमारी कैपेसिटी ना हो, उन्होंने ये कहा। तो इसको फिर क्या मतलब, या तो हो कि वो कह रहे हैं कि आप घर के घुस में मारते हो और हम मार खाते रहते हों और हमारी कैपेसिटी ना हो। तो इसको बार बार करने का क्या फायदा जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, जब पाकिस्तान रिप्लाई देता है, जब पाकिस्तान ने, अगर इंडिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया तो पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया, तो फिर फायदा क्या ये बार बार कहने का? सो आपको लगता है सर ये पॉलिटिकल है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं? देखिए, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है, फर्क है इनमें। सर फर्क ये है
हमारे जो मिनिस्टरान हैं वो अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यस सर। वो ये कि पिछले 35 सालों से लगभग, अंदाज़न 35 सालों से हम देख रहे हैं कि तंज़ीमें हैं जो वहाँ, जिनके टेररिस्ट कैंप उधर हैं, पाकिस्तान में हैं या पीओके में हैं, वो वहाँ से टेररिस्ट भेजते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन के बाद टेररिस्ट यहाँ आते हैं, अंदर वायलेंस करते हैं, कई बारी बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही वहीं पर नुकसान पहुँचा के, मार के, हिट करके वापस चले जाते हैं, जिसे बॉर्डर एक्शन टीम्स कहते हैं। तो ऐसे ही वारदातें, ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं। इसमें तो ख़ैर कोई दो राय नहीं है कि ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन में फिर आर्मीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, आर्मी इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग होती है, चाहे वो डायरेक्शन के लिए हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन को मतलब ऐसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो। तो एलओसी पे मैंने बहुत सर्विस की है, ये वारदातें होती रहती हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से और उनके टेररिस्ट तंजीमों की तरफ से वहां से जो आते हैं, कोई नई बात नहीं है कि घर में घुस के मारना। जब तक 2016 में हमने उड़ी के एवज में जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, हमारे पास, हम तो कोई टेररिस्ट नहीं भेजते हैं ना उस तरफ, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बल्कि आज वो टेररिस्ट जो तंजीमें आपके जो पाकिस्तान में हैं, जो ट्रेनिंग पा रही हैं, चाहे वो पीओके में हो, चाहे बालाकोट में, चाहे और जगहों पे, मैं 12-13 नाम ले सकता हूँ जो मुझे मालूम है। आज वो टेररिस्ट तंजीमें, वो दे आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान। मतलब अब वो पाकिस्तान के अंदर जितनी वायलेंस और खलबली मचा रखी है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बलोच ग्रुप हो, पश्तून ग्रुप्स हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान, मतलब कितने और मैं नाम ले सकता हूँ, जहां पर अब वो अंदर भी दहशत फैला रहे हैं। और अब पाकिस्तान में भी इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। और वो फेमस हिलरी क्लिंटन का जो सेंटेंस है कि स्नेक्स इन योर बैकयार्ड विल नॉट ओनली बाइट द नेबर्स, दे विल आल्सो कम टू बाइट यू, या और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट का यहाँ आना ये होता रहा है। हम अगर बोलते हैं, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अगर बोलते हैं, जब हमने उड़ी किया था, उड़ी के पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हम कह रहे हैं कि हम अंदर जाके मारेंगे। तो इसलिए अब वो स्टेटमेंट देना, ये पिछले 2-4 साल की बात है, जो अब हम ये स्टेटमेंट देना कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये एक नया ऐलान है। आप कह रहे हैं कि वो जब एयर अटैक हुआ था तो आपकी तरफ से एयरफोर्स से भी अटैक हुआ, अगले दिन डॉग फाइट हुआ, वो एयर क्रैश हुआ, वो सब मालूम है सबको। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि हाँ, इंडिया की तरफ से पहले ऐसे होता नहीं था। पहले हम सिर्फ डिफेंसिव मेजर लिया करते थे। अब ज़रूरत पड़ने पे ऑफेंसिव मेजर ले चुके हैं और उसी का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जल साहब, मूविंग ऑन, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि अब ये नया इंडिया है, ये भारत अब वो इंडिया नहीं है। इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जल साहब, ये जो अभी सिचुएशन को पाकिस्तान इसको लिंक करता है कनाडा और अमेरिका के साथ भी, कि वो कहते हैं कि ये बेसिकली इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसने कहा है कि जी अगले दिन मैथ्यू मिलर जो हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा कि हम भारत से ये कह रहे हैं कि ये खबर आई थी इंडिया से शायद कि रोग एलिमेंट्स थे विच वर इन्वॉल्व समवेयर इन यूएस। सो ये कनाडा एंड अमेरिका भी यही कंसर्न शेयर करते हैं जो पाकिस्तान का कंसर्न है। सो पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई किया बेसिकली अमेरिका और कनाडा को देख के। सो ये जो इस स्टोरी, गार्डियन की स्टोरी में जो है कि जी इंडियन जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, दे वर इम्प्रेस्ड बाय जमाल खशोगी स्टाइल जो मर्डर था कि जो सऊदीज ने किया। तो इसे पाकिस्तान ने अपनी स्टोरी सुनाने में, दुनिया को बताने में थोड़ी सी आसानी पाई, क्योंकि अमेरिका और कनाडा ऑलरेडी इंडिया के हवाले से ये करें। इंडियन आपने फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट दी कि वो ये कहते हैं कि ये दिस इज नॉट आवर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। लेकिन आपको नहीं लगता कि फॉरेन ऑफिस को तो पता ही नहीं होता जो डीप स्टेट काम कर रही होती है जल साहब,
डीप स्टेट तो एक और दुनिया में ऑपरेट कर रही होती है, जो कि डायरेक्ट पीएम से राब्ते में होंगे, उनसे पूछते होंगे। एंड देन फॉरेन ऑफिस तो बेचारी मीठी मीठी स्टेटमेंट्स देते हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस भी ऐसी मीठी मीठी स्टेटमेंट देता है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। और डीप स्टेट क्या कर रही है अगले दिन, बल्कि मजे की बात बताऊं, कनाडा के सीबीसी की एक खबर थी कि इंडियन और जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे हैव बीन एट लॉगर्स हेड इन कनाडा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ वहां काम कर रही हैं और अपनी मर्जी के जो है वो एमपीज लेके आना चाहते हैं पार्लियामेंट में। मतलब पाकिस्तान और कनाडा यहाँ से निकल के, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ से निकल के कनाडा में जाके चीजें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के बारे के ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन सर ये जो चीज है इसको आपको नहीं लगता ये फॉरेन ऑफिस से तो बड़ी बाला बाला चीज है? फॉरेन ऑफिस से कौन पूछेगा? ये फॉरेन ऑफिस तो एक जिसे कहते हैं ना हमारे दूसरे लोगों के डाकखाना है, इधर से आई इधर भेज दी, उधर से आई इधर भेज दी। तो दे डोंट स्पीक जो कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट मे बी राजनाथ सिंह साहब या अजीत डोवल साहब जो सोच रहे हैं, मे बी अजीत डोवल साहब भी राजनाथ सिंह साहब भी बाहर हों, इसमें सिर्फ अजीत डोवल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब दो ही लोग होंगे, मे बी वो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता फॉरेन ऑफिस बहुत पीछे रह जाता है इसमें? मेरा सवाल लंबा हो गया, बट आई वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये आखिरी चीज को आंसर करने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने स्ट्रेंथ ली है, कि यूएस में भी ऐसी स्टेटमेंट आई है, कनाडा में भी स्टेटमेंट आई है, वो मैंने भी पहले जिक्र किया था कि ये दोनों मुल्कों में भी स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ टेररिस्ट फैक्शंस की आपस की वजह से, या जो भी गैंग्स की वजह से, या जिस वजह से भी आपस में किलिंग्स हुई हैं। ये एस्क्राइब करना या ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लगा देना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। अब ये कहना कि ये तो मुसाद से और सीआईए से प्रभावित हैं, उसका असर इनके ऊपर है और ऐसे वो कर रहे हैं, ये पढ़ने देखने में बड़ा अच्छा लगता है हमारे को, लेकिन असलियत थोड़ा हट के होती है। असलियत इतनी मेलोड्रामेटिक और सेंसेशनल नहीं होती है। और मैं आपकी इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि भाई फॉरेन ऑफिस का काम है सिर्फ मीठी मीठी बातें करना, और ये प्रधानमंत्री डायरेक्ट करते होंगे। मतलब किसी भी देश के, आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री हमारे डायरेक्ट जो है वो डीप स्टेट के साथ डील करते हैं और वो टारगेटेड के लिए। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जो होते हैं, किसी भी देश के हों, लीडर्स जो होते हैं, उनको एक, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उनको एक बड़ी मैक्रो डिसीजंस लेनी होती हैं। एक एक इंडिविजुअल टेररिस्ट को टारगेट करना, प्रधानमंत्री करे, ये फिल्मी सी बातें हैं। आपके पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें ऐसा कि वो डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर एक टेररिस्ट, हम जिस बात किसकी कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बात जिनकी कर रहे हैं वो सारे टेररिस्ट हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जिनकी किलिंग्स हुई हैं, जो 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 आपस की गैंग फाइटिंग की वजह से, जो भी फैक्शंस की वजह से जो भी हुआ है, वो टेररिस्ट हैं। एक टेररिस्ट अगर चला जाएगा तो उसी जगह दूसरा आ जाएगा। वो वहां तंजीम थोड़ी ना खत्म हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दिस इश्यू इज लार्जर देन एक एक आदमी को लेना। ये फिल्मी स्टाइल है मेरी समझ से, कि फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं पता, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। अरे साहब, अगर लीडरों के पास इतना टाइम है कि एक एक टेररिस्ट के पीछे ये अपने डीप स्टेट वाले लोगों को लगाते रहें, और हम और फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं पता और राजनाथ सिंह ऐसे दे रहा है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये थोड़ा मेरे हिसाब से फिल्मी मोड है। ये बॉलीवुड स्टाइल बात हो है। ये हॉलीवुड कह लेते हैं, बॉलीवुड जी। से चले। जल साहब एक दो सवाल और करना चाहता हूँ। जल साहब, इंडिया जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया, और इंटेंशन भी है। मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, एंड देयर सो मच मोर विच वी कैन टॉक ऑन दैट, के जो वो जैसे हम कहते हैं ना कि टू हाउ टू अगर मेजर करने लगे पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एरिया, तो वो बहुत सारी इंडिकेटर्स वो इंडिया के हैं। आपको नहीं लगता सर कि इंडिया ग्रेट पावर का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जल्दी अचीव कर सकता है, अगर खित्ते में
तमाम मुल्कों के साथ मिलके ग्रो करे। फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ तो चलो कुटी है, वो हमारे मसाइल और है, बड़े लंबे चौड़े मसले हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी हल हों। हमने भी बड़े धक्के खाए हैं, सीधी सी बात है, हमारे भी बड़े दिमाग ख़राब थे, ठीक हो गए हैं और बहुत तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। हमें शायद इसकी पता नहीं भी पूरे ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन हमें लगता है, ज़ाहिरन नज़र आता है कि ठीक हो रहे हैं। हमें तो इस चीज़ में खुशी होगी कि इंडिया के जो ट्रक हैं वो पाकिस्तान आए और फिर सेंट्रल एशिया जाएं, टर्की जाएं, यूरोप जाएं। मतलब मेरा तो, मैं जिस मिजाज का बंदा, मैं चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि खित्ते को साथ लेके चलेंगे, दैट इज मच मच मोर बेटर? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की आपस में एक ऐसी, हम लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, देयर सो मच टू शेयर जल साहब। मतलब वी हैवंट मेट बिफोर बट वी कैन स्पीक। ठीक है शेर तो छोड़िए कमर, हम तो इकट्ठे ही पैदा हुए हैं 70-75 साल पहले, एक ही मुल्क था। सर। मेरे फादर ईसा ख्याल से बेस्ट मियाँ वली से आए हैं। तो अच्छा, आपने बताया था, हाँ। तो मेरा मेरा कहने का मतलब है, वो तो वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। तो तो मैं सर, लेकिन इसमें जो आपकी पॉइंट है सर, जो पॉइंट आप बोल रहे हैं कि कितने को साथ लेके चलें, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इंडिया हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि हम एक हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने सागर नाम की एक पॉलिसी इनिशिएट की थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाते हैं। नेबरहुड फर्स्ट के तहत जो हमारे आसपास के 7 देश हैं, हम उनको साथ लेके उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के चलना चाहते हैं और चलते हैं हमेशा। आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि चाइना ऑब्वियसली ऐसा नहीं चाहता, और चाइना हमारे आसपास पड़ोसी देशों में इनरोड्स बनाना चाहता है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया। तो वहां पे ये चलता रहता है। अभी मालदीव्स में जब नई सरकार आई, तो प्रेसिडेंट मुइज़ो ने एक नारा सा लगाया और बहुत जोर लगाया कि ये जो हमारे जो उधर हेलीकॉप्टर और जो थोड़ी डिटैचमेंट थी जो उनकी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करती थी और पेट्रोलिंग वगैरह में मदद करती थी, बोला कि इनको निकालो। खैर वो धीरे-धीरे उसको थोड़ा-सा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ सा हो गया और टेंशन्स दोनों फॉरेन ऑफिसर्स के बीच में होती गई। उसके बावजूद अभी 3 या 4 दिन पहले जब उनको एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत थी, तो इंडिया ने उसको सैंक्शन किया। ये बहुत बड़ी खबर बनी। फिर फॉरेन मिनिस्टर मालदीव्स के, उन्होंने पब्लिकली इसके लिए थैंक यू बोला, डिस्पाइट आर लो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एट द मोमेंट। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वी अगेन स्वागर का नाम लिया। हम चाहते हैं, तो मैं क्या ये आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा था, हम चाहते हैं, इंडिया ऐसे ही चाहता है कि हम सारे खित्ते को साथ लेके चलें, क्योंकि अगर सब इकट्ठे नहीं चलेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ भी हम ऐसे ही चलना चाहते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं, इंडियन लीडरशिप हमेशा कह चुकी है कि नो टॉक्स विदाउट विद टेरर, यानी कि जब तक टेररिस्ट, आप हमें कोई सिंसियर एक्शंस दिखाएं कि आप टेररिस्ट तंजीम्स को सपोर्ट करना बंद करें जो कि इन्फिल्ट्रेट करके जेएंडके में आती हैं और यहाँ वायलेंस करते हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। फिर आज से 5 साल पहले, साढ़े 4-5 साल पहले, जब आर्टिकल 370 हुआ, अचानक ये रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान की तरफ से, ट्रेड रिलेशन, सब सारे रिलेशन एक ओवरनाइट सस्पेंड कर दिए गए, डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशंस वगैरह। आज के हालात में पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक लो से गुजर रहा है, आई थिंक जैसे आपने बीच में जिक्र किया, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू हैव ट्रेड विद इंडिया। हमारे को ये पाइपलाइन, तापी वाली पाइपलाइन बनाए, टर्की से ताजिकिस्तान से पाइपलाइट बनाए, रोड्स ट्रांजिट दें, आपको तो वैसे ही कितनी रेवेन्यू आ जाएगी, प्लस आपस का जो ट्रेड होगा वो पाकिस्तान को, बिकॉज इट इज वेरी एक्चुअली नेचुरल फॉर पाकिस्तान टू हैव ट्रेड विद इंडिया। लेकिन हम लोग, जैसे आपने कहा, कुट्टी हुए बैठे हैं। मैं कुछ ट्रैक टू वगैरह में हिस्सा लेता हूँ, वहां हम बड़े प्रोग्रेसिवली इन चीजों की बातचीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एग्री, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसा हो, पर उसके लिए क्योंकि ये कट ऑफ जो है इंडिया की तरफ से नहीं हुआ। तो मैं आखिर में खत्म इस रिस्पॉन्स को ये कह ही करूंगा कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ देशों के दिमाग में
ये आ जाता है कि जैसे कि इंडिया सबस्यूम कर देगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। अब इंडिया अपना साइज़ तो छोटा नहीं कर सकता ना। इंडिया जितना बड़ा है सो है। अगर हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सो है। 3rd लार्जेस्ट होने की संभावना है अगले इस 1 डिकेड के अंदर-अंदर, वो है। दीज़ आर द, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि दीज़ आर द रियलिटीज़, तो हम भी तो रियलिटीज़ से झुठला नहीं सकते। इफ इंडिया इज़ बिकमिंग रीजनल पावर, और हम ना सिर्फ अपने नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ ऑलरेडी इंडिया बन चुका है। ये इस G20 की जो पिछले साल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बड़ा खुल के सामने आया था, और मेरी समझ से आसपास के सब देशों को ये एशियन सेंचुरी है, और एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब हम सब साथ मिलके चलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपने सही कहा जल साहब कि एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब साथ चल के मिल के चलेंगे। और जैसे आपने बात की कि आपके जो आबा-ओ-अजदाद हैं वो मियांवाली में पैदा हुए, ईसा खेल में, सो वहाँ से पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जी। भी वही जन्मभूमि है और वो आजकल भी मुश्किल में हैं। उम्मीद है उनकी मुश्किलें भी जो है ना वो हल हो जाएँगी। लेकिन आपने सर बिल्कुल सही कहा एंड आई एग्री विद जल साहब कि ये जो एशियन सेंचुरी है और हमें मज़ा तभी आएगा जब हम यहाँ से बाय रोड बांग्लादेश जा सकें, हम बाय रोड नेपाल जा सकें। मैं रिसेंटली पिछले साल नेपाल आया था, तो पहले मैं कतर गया था। कतर से फिर मैं नेपाल गया था। सो यकीन करके माने दुःख भी हो रहा था और पूरे इतना मेरा 24-22 पता नहीं कितने घंटे मुझे लग गए, 20 एक घंटे में हम पहुँचे वहाँ पे। सो मेरे ख्याल है 3 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली इसमें मैं तो, मेरी आदत है कि मैं कहता हूँ अपने आप को ब्लेम पहले करें, बाद में दूसरे को करें। सो हमारी जो गलतियाँ वो हमारी हैं, उस पे हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और हमें आजकल रीजनल कनेक्टिविटी का ज़माना है। आई विश के हालात बेहतर हों और चीज़ें अच्छी चलें और हम ट्रेड करें, मिलें-जुलें, सारा कुछ हो। थैंक यू वेरी मच जल साहब। सर इट्स थैंक यू। ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू सर, बड़ा मज़ा आया, पहले भी आपसे बात करते रहते हैं। सो आई रिक्वेस्टेड यू अगेन टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दिस। आपके बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। शुक्रिया।